हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं अति चालकता, अति चालक पदार्थ। अति चालकता क्या होती है, किसने डिस्कवर किया था, क्या एक्सप्लेनेशन होगा, ये सब जानेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि किसी पदार्थ का अगर हम ताप कम करें, धात्विक चालकों की बात कर रहा हूं, धात्विक चालकों का ताप अगर घटाते जाएं तो प्रतिरोध का मान घटता है और ताप बढ़ाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। धातुओं के लिए हमने ये पढ़ा था। ये जितने भी पदार्थ होते हैं, जरूरी नहीं है सब में व्यवहार एक जैसा होगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं, असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए थे कामरलिंग ओन्स, कामरलिंग ओन्स। उन्होंने 1911 में ये अति चालकता की खोज की थी। अति चालकता को बताया था कि अति चालकता क्या होता है। तो चलिए जानते हैं अति चालकता के बारे में। अति चालकता को हमें जानना है। हमने जो पीछे पढ़ा था कि धात्विक चालकों का ताप लगातार कम करते जा रहे हैं तो उनका प्रतिरोध पहले तो धीमे 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 घटता जाता है और एक निश्चित तापक्रम पर जाने पर, निश्चित ताप की परास पर जाने पर प्रतिरोध का मान तेजी से घट करके शून्य हो जाता है। प्रतिरोध कितना हो गया? 0। एक निश्चित ताप पर जाकर के प्रतिरोध का मान शून्य हो गया, घट करके 0 रह गया। तो ये घटना कहलाती है अति चालकता। पदार्थ का प्रतिरोध कितना हो चुका है? 0। जिस निश्चित ताप पर पदार्थ का प्रतिरोध 0 हुआ है उसको कहते हैं क्रांतिक ताप। वह निश्चित ताप कहलाता है क्रांतिक ताप, जहां पर पदार्थ का प्रतिरोध कितना हो जाता है? 0। ठीक है। अब कामरलिंग ओन्स ने कहा था कि पारे के लिए, पारे की बात कर रहा हूं कि पारे को जब लगातार ठंडा करते लाओगे, लगातार उसका ताप कम करते हुए लाओगे तो क्या होता है? तो उसका जो ताप लिया केल्विन में और यहां पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कह सकते हो R, ओम में ये ले लिया। तो यहां पे मैंने शो किया ये केल्विन में टेम्परेचर को, ये मेंशन कर दिया। यहां पे 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 केल्विन में चल रहा है। ओके, ये केल्विन में टेम्परेचर है। तो यहां पर क्या देखते हैं कि 4.2 केल्विन पर प्रतिरोध का मान 0, अचानक से तेजी से 0 हो गया। और वैसे इससे पहले देखेंगे तो 4.3 तक यहां पर प्रतिरोध का मान लगभग नियत बना था, लगभग नियत। और यहां पे आकर एक साथ तेजी से कैसा हो गया? 0। ये ग्राफ बनता है किसके लिए? पारे के लिए, HG के लिए, HG के लिए। ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि पारे के लिए अगर बात करेंगे TC, क्रांतिक ताप को TC से व्यक्त करते हैं तो क्रांतिक ताप का मान कितना होता है? 4.2 केल्विन। ये होता है 4.2 केल्विन, पारे के लिए होता है। तो ये तो पारे के लिए हुआ। जनरली हमने क्या देखा कि जितने भी अतिचालक पदार्थ हैं, जितने भी अतिचालक पदार्थ हैं उनके लिए क्रांतिक ताप का मान 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के बीच में होता है। 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के बीच में होता है। जितने भी अतिचालक पदार्थ हैं उनके लिए क्रांतिक ताप का मान इतना होता है।
तो इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी खूबी है वो क्या है? अतिचालक पदार्थों में जब प्रतिरोध का मान 0 हो गया तो कोई ऊर्जा की हानि नहीं होगी, कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी। अगर धारा प्रवाहित करोगे तो बिना विद्युत खपत के, बिना ऊर्जा की खपत के धारा का प्रवाह होगा। और दूसरी बात, अगर एक बार धारा प्रवाहित कर दी तो बिना सोर्स के, बिना स्रोत के, स्रोत नहीं है, विद्युत धारा का स्रोत हटा दिया तो भी उसमें धारा का प्रवाह लगातार चलता रहेगा, तो भी उसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी। ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन इसकी डिमेरिट, इसका दोष ये है कि ये जो क्रांतिक ताप होता है ये बहुत कम है, 10 केल्विन, 0.1 केल्विन, इस पर आ रहा है, कितना आ रहा है? तो क्रांतिक ताप का मान बहुत कम होता है। ये क्रांतिक ताप का मान निम्न होने के कारण से इन पदार्थों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन हम इस अतिचालकता की समस्या को हल कर लेंगे उस समय पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कहीं कोई ऊर्जा की दिक्कत ही नहीं रहेगी, कोई ऊर्जा की खपत ही नहीं होगी। आप जहां कहीं भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे अतिचालक पदार्थों वाले, वहां पे बिल नहीं आएगा बिजली का। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि खपत ही नहीं हो रही ना, इसलिए प्रतिरोध ही नहीं है। प्रतिरोध के संगत हमेशा ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है। ओके, तो ये तो हुआ अतिचालक पदार्थों के बारे में। तो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि जब हम धात्विक चालकों का ताप लगातार कम करते जाएं तो प्रारंभ में प्रतिरोध का मान धीरे धीरे कम होता है, लेकिन एक निश्चित परास में जाकर के प्रतिरोध मान तेजी से घट करके 0 हो जाता है। तब ये घटना कहलाती है अतिचालकता। इस घटना को क्या बोलते हैं? अतिचालकता। ठीक है, जिस निश्चित ताप पर प्रतिरोध का मान 0 होता है, जिस निश्चित ताप पर प्रतिरोध का मान 0 होता है उसे कहते हैं क्रांतिक ताप। वो ताप कहलाता है क्रांतिक ताप। ठीक है, और जिन पदार्थों में ये गुण पाया जाता है, अतिचालकता का गुण जिनमें पाया जाता है, जिनमें ये घटना प्रदर्शित होती है, उसको बोलते हैं अतिचालक पदार्थ। ठीक है, तो अतिचालक पदार्थों के लिए अगर आपको ताप के साथ ग्राफ बनाना पड़े प्रतिरोध का, अतिचालक और नॉर्मल दोनों के लिए, तो आप देखेंगे यहां पर अगर आपने प्रतिरोध का मान लगातार घटता जाएगा और ये हो गया 0, प्रतिरोध का मान 0 हो गया। यहां पे तो लिया प्रतिरोध R, यहां पे लिया ताप, ये ताप है, ताप का मान घटाते जा रहे हो तो प्रतिरोध घटता जा रहा है। और इसके अलावा अगर सामान्य होते, ये तो अतिचालक पदार्थों के लिए हो गया घटता हुआ, और अगर इसके अलावा सामान्य धातु होती जो अतिचालक नहीं है, सामान्य धातु है, तो उस कंडीशन में उसके लिए तो ग्राफ ऐसा होता, उसके लिए ये होता। यानी ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान घटता जरूर, लेकिन 0 नहीं होता। तो इसको तो बोलेंगे सामान्य धातु। ये तो सामान्य धातु है, सामान्य धातु। और ये कौन सा है? ये अतिचालक है, अतिचालक धातु है, अतिचालक पदार्थ, जो भी आप कहना चाहें, ये अतिचालक है। अतिचालक के लिए प्रतिरोध का मान घट करके कैसा हो गया है? 0। यहां पर आकर के 0 हो गया है ये, तो ये अतिचालक बोलेंगे आप इसे। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि अतिचालक पदार्थ जो बन जाता है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। कितनी होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो इसी को कहते हैं माइसनर प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होना, अतिचालक पदार्थों के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होना क्या कहलाता है? माइसनर प्रभाव कहलाता है। उसको माइसनर प्रभाव कहते हैं। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहां पर मैंने कोई पदार्थ रख दिया, ये कोई पदार्थ रख दिया, सिंपल सामान्य। तो यहां पर ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे दर्शाएंगे आप, ये दर्शाएंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है। कब? जब ताप का मान ग्रेटर है Tc से, क्रांतिक ताप से बड़ा है। क्रांतिक ताप से बड़ा होने पर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनेंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ के भीतर से जा रही है। लेकिन अगर आपने यहां पर ये तो पदार्थ लिया, ये वही पदार्थ है, और यहां पर ताप को कर दिया T > Tc, क्रांतिक ताप से कम कर दिया या बराबर कर दिया, अतिचालक पदार्थ बन गया। तो अतिचालक पदार्थ बनने पर क्या होगा? यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, ये देखो ऐसे बनाएंगे आप, यहां से ये ऐसे पास होती हुई, ऐसे पास होती हुई,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगी, वो अतिचालक पदार्थ के भीतर से पास नहीं होगी, इसके अंदर से नहीं गुजरेगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो गया अंदर? 0। इसी को कहते हैं क्या? माइसनर प्रभाव। इसी को कहते हैं माइसनर प्रभाव। ये माइसनर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ये माइसनर प्रभाव है। तो ये तो था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ा। सामान्य पदार्थ था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उसके अंदर से पास हो रही थी, जब T का मान Tc से बड़ा है, यानी क्रांतिक ताप से बड़ा है तब, और क्रांतिक ताप से छोटा कर दिया तो ये अंदर D का मान कितना हो गया? यहाँ पे B = 0। कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें से पास नहीं हो रही है। ये माइसनर प्रभाव की बात हो गई। ठीक है, हम जानेंगे अतिचालक पदार्थों के उपयोग। क्या अतिचालक पदार्थों का उपयोग कहां पे किया जाता है? ओके, तो देखें जरा अतिचालक पदार्थों के उपयोग के लिए अब बात करते हैं अतिचालक पदार्थों के उपयोग की। अतिचालक पदार्थों का उपयोग कहां किया जाता है? तो अतिचालक पदार्थों का उपयोग नंबर 1 उच्च चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत चुंबक बनाने में। उच्च चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत चुंबक बनाने में, जिनको आप अतिचालक चुंबक भी कहते हैं, अतिचालक चुंबक। ओके, दूसरा विद्युत ऊर्जा के संचरण में। विद्युत ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं, तो अगर अतिचालक पदार्थ होगा तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, ऊर्जा की हानि नहीं होगी, तो विद्युत ऊर्जा के संचरण में। और तीसरा आप कहते हैं सुपर कंप्यूटर बनाने में। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनको बनाने के लिए, जिनमें ऊर्जा की कोई खपत नहीं होती है, उसमें यूज करते हैं किसका? अतिचालक पदार्थों का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।